Let us start. Good morning to all of you again in this accountancy class. Yesterday, our chapter number 11, cash book was in progress. ये चैप्टर जो आपका भी चला हुआ था, तो हम कैश बुक के जो उसके बारे में हमने जो इलस्ट्रेशन जो किए थे, तो आपका पेज नंबर पहले आप नया है 11th चैप्टर निकाल लीजिए, आपकी बुक आप खोल लीजिए। तो बुक में आपका 11th नंबर चैप्टर है और ये आपका कैश बुक के नाम से है। और इसमें हमने जो इलस्ट्रेशन कल तक हम कर चुके थे वो हम कर चुके थे, शायद 4th तक कर चुके थे, 5th कर चुके थे। आज हमारा नया टॉपिक है डबल कॉलम कैश बुक और 2 कॉलम कैश बुक, या इसका थर्ड जो नेम है कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। ठीक है, यानी आपको मैंने जो बताया था कि देर आर 3 टाइप ऑफ द कैश बुक इन योर सिलेबस, दैट इज ए सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक एंड द पैटी कैश बुक। Although the there are सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम कैश बुक आर अवेलेबल। तो वैसे 4 प्रकार की होती हैं, पर आपके यहाँ पर जो है 3 ही प्रकार की कैश बुक है। तो आपका ट्रिपल कॉलम कैश बुक आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है जी। तो इसमें बाकी चीज़ें और कोई खास नहीं है, जो हमने कल की थी लगभग वैसी हैं, पर इसमें एक कॉलम आपका एक और हो गया, वो आपका कॉलम जो है वो बैंक कॉलम हो गया। ठीक है, तो बैंक कॉलम जिसमें होगा, तो बैंक कॉलम होगा तो उसमें उस समय कुछ आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। वो आपके पास में है कॉन्ट्रा एंट्री, एक उसमें वर्ड आएगा आपके पास में कॉन्ट्रा एंट्री। वो आपका क्या होगा, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री जो होती है वो क्या होती है। कॉन्ट्रा एंट्री एक्चुअली मान लो कि आपके जेब में 1000 रुपीज़ पड़े एंड यू डिपॉजिट इनटू बैंक 1000, तो पैसे तो आपकी फर्क थोड़ी पड़ा उससे। तो कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है दैट एंट्री बिटवीन कैश एंड बैंक, बैंक एंड कैश एंड बैंक टू बैंक। यानी आपका कॉन्ट्रा एंट्री में कैश एंड बैंक, ठीक है, बैंक एंड कैश, बैंक एंड बैंक, बैंक एंड बैंक ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रा एंट्री। अब आप कहीं कौन सी बात बता रहे हो, आप समझ में नहीं आई। कैश एंड बैंक, यानी आपने कैश था बैंक में जमा करवा दिया, तो वो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी। आपके पास जेब में कैश था, वो अपने बैंक में जमा करवा दिया, इट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक टू कैश, आपके पास में जो है बैंक से कैश निकलवा दिया आपने, तो इन बैंक से कैश आपके पास वापस आ गया, तो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक टू बैंक मीन्स आपके पास में एक बैंक है SBI और एक बैंक आपका PNB। मीन्स आपने SBI से पैसा निकाला PNB में डाल दिया, PNB से पैसा निकाला SBI बैंक में डाल दिया, देन इट इज कॉल्ड एज ए कॉन्ट्रा एंट्री। तो आपकी कॉन्ट्रा एंट्री 3 टाइप की हो गई, कैश एंड बैंक, बैंक एंड कैश, बैंक एंड बैंक। दीज आर द 3 टाइप ऑफ द कॉन्ट्रा एंट्रीज। ये 3 तरह की आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, एक आपका ये है कि आपका ये कॉन्ट्रा एंट्री से रिलेटेड हो गया। दूसरा है चेक, चेक से रिलेटेड है। चेक से रिलेटेड क्या एंट्री होगी कि इफ़ यू हैव रिसीव्ड द चेक, इफ़ यू रिसीव्ड द चेक एंड यू हैव नॉट बैंक्ड इट, आपने इसको बैंक में जमा नहीं करवाया, तो आपके पास में जो चेक आ गया वो बैंक में जमा नहीं करवाया, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, नो एंट्री ऑन रिसीट ऑफ चेक, नो एंट्री ऑन रिसीट, ऑन रिसीट्स ऑफ चेक। चेक की रिसीट हुई तो उस पर कोई कॉन्ट्रा, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। और अगर आप डिपॉजिट करवाते हैं तो एंट्री होगी, डिपॉजिट अगर आप करवाएं तो एंट्री आपकी होगी। ठीक है, फिर आपका डिशनर ऑफ चेक, डिशनर ऑफ चेक, यानी आपका चेक बाउंस हो गया तो फिर क्या होगा। तो डिशनर चेक, जब आपने चेक लिया था तब आपने एंट्री की थी, और डिशनर ऑफ चेक होगा तो भी आपकी एंट्री होगी। ठीक है जी, तो ये आपका डिशनर की भी एंट्री होंगी। इसके बाद में बैलेंस,
आपका बैलेंस है जो आपका ओपनिंग बैलेंस था, तो आपका ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बी डी, टू बैलेंस बी डी। और क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में जाएंगे, उस साइड में जाएंगे, तो वहाँ पर आप लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी। ठीक है, यहाँ पर टू और बाय का डिफरेंस हो जाएगा, टू तो हमेशा डेबिट साइड आता है, बाय हमेशा क्रेडिट साइड में आता है, तो ये आपके क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपकी हैं जो बैंक से रिलेटेड एंट्रीज में आपके सामने आएंगी। अब हम जो एलिसिस नंबर है आप निकाल लो जी 6। ठीक है, एलिसिस नंबर 6, पेज नंबर है 11.16, इसके ऊपर आप आइए, पेज नंबर 11.16 और एलिसिस नंबर आप 6 है, आप उस पर आ जाइए, हम उसको शुरू करते हैं पहले। हाँ जी, तो हम कॉलम बना लें, क्योंकि इसमें बोला है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, कैश और बैंक कॉलम के साथ में बनाना हमने। तो अब आपके पास में सिर्फ एक कॉलम बढ़ जाएगा, वो बैंक का कॉलम बढ़ जाएगा, बाकी चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, ऊपर आप लिख एलिसिस नंबर 6, मेरी बुक में एलिसिस नंबर 6 है, पेज नंबर 11.16 पे, 11.16 पे। ठीक है, ये आप क्या है, कैश बुक ब्रैकेट में लिखोगे कैश एंड बैंक कॉलम, बैंक कॉलम, कैश एंड बैंक कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, अब आप वही कॉलम से बनाएंगे जो हमें बनाते आए हैं। तो पहला आपके पास में है जी डेट का कॉलम, ये हो गया डेट, फिर उसके बाद में हो गया जी पर्टिकुलर्स, उसके बाद में हो गया वोचर नंबर, उसके बाद में हो गया LF, उसके बाद में हो गया जी आपका कैश का कॉलम। ये तो वहीं तक है जो मैंने बताया था आपको पहले, बस एक अलग कॉलम और आ जाएगा, इट इज़ द बैंक कॉलम, बैंक कॉलम। नेक्स्ट फिर सेम चीज़ें रिपीट कर दो, ये क्रेडिट साइड का, ये पेमेंट साइड का डेट, डेट के बाद में है आपका ये आपके पर्टिकुलर्स, उसके बाद में आपका पर्टिकुलर्स के बाद में वोचर नंबर, उसके बाद में आपका LF के बाद में आपका एक कैश का कॉलम, कैश के बाद में ये आपका बैंक कॉलम। ठीक है जी, ये आपका बैंक का कॉलम, ये आपकी पेमेंट साइड और ये है आपकी रिसीट साइड। ठीक है जी, अब हम शुरू करते हैं उन चीज़ों को। तो पहले आप कैसे देखो, कैश इन हैंड कैश एट बैंक फर्स्ट जेन को है, तो कैश इन हैंड कैश एट बैंक या ओवरड्राफ्ट या डेबिट या क्रेडिट बैलेंस नहीं लिखा हुआ तो आपका डेबिट ही माना जाएगा, इस साइड में लिखा जाएगा। तो फर्स्ट जेन को अब लिखेंगे टू बैलेंस BD। यहाँ पर कैश का जो अमाउंट दे रखा है वो 4000 और बैंक का 12000, तो कैश के बैलेंस में लिख दो 4000 और यहाँ पर लिख दो 12000। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि यहाँ पर दो बार बैलेंस लिखते हैं, टू बैलेंस BD बैंक कैश में, फिर टू बैलेंस BD बैंक में, तो हम दो बार नहीं लिखना होता। वी विल राइट ऑन सिंगल टाइम टू बैलेंस BD 4000 एंड 12000। इफ देर इज ए क्रेडिट बैलेंस, अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता बैंक का हो सकता है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश का तो होगा नहीं कभी भी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेट, फिर यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस BD, बैंक के कॉलम में लिखते हैं। आगे क्वेश्चंस में आएगा आपका क्रेडिट बैलेंस भी आपका मिलेगा, क्रेडिट बैलेंस भी आपका वहाँ पर हो सकता है। सेकंड, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 13,200, हमने जो है कैश में माल बेचा 13,200,
यानी कैश आया, रिसीट हुई, तो 13,200 आपके पास में आया जी, और आपने माल बेचा। बोलिए बेटा। बेटे बैंक ओवरड्राफ्ट में इधर आ जाएगा, बाय बैलेंस बीडी उस साइड चला जाएगा बैंक। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट, बेटे आप दोबारा बोलो, आप समझ पूछना क्या चाह रहे हैं? नहीं बेटी, सुनो बेटा, ऐसा है कि आपका जो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है, यू हैव ऑलरेडी विड्रॉ द मनी, आप ऑलरेडी पैसा निकाल चुके, तभी तो ओवरड्राफ्ट हुआ ना। अगर आप बैंक से सिंपल पैसा निकालते हैं, आप निकालते हैं बैंक से पैसा, तो बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाता है। अब वो ओवरड्राफ्ट हुआ नहीं हुआ तो बाद की बातें होती हैं, वो तो बाद में जब हम अपने चेक पासबुक देखें तब पता चलता है कि ओवरड्राफ्ट हुआ नहीं हुआ। तो जब हम बैंक से पैसे निकलवाते, सिंपल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ओवरड्राफ्ट तो बाद में पता चलता है कि वो ओवरड्राफ्ट हुआ या नहीं, वो तो बैलेंस शीट का मैटर है, कभी भी हमारे जर्नल एंट्री ओवरड्राफ्ट के रूप में नहीं होती है, ठीक। और कोई क्वेश्चन बेटा? ओके, अच्छा किया आपने, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। हाँ जी, अब आपका जो है ये एंट्री है, फोर्थ में है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश 13,200, तो आपका रिसीट हो गया 13,200 का। क्यों हुआ रिसीट? क्योंकि टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट के कारण से आपका रिसीट हुआ था, तो हमने इसको लिख दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास में जी रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश, वो आपका सुरेश से मिला है वो 2,500, सुरेश से मिला है, कैश ही है, बैंक चेक तो है नहीं, तो सुरेश से मिला, तो यहाँ पर अमाउंट लिख दीजिए 2,500। किससे मिला? टू सुरेश, टू सुरेश, सुरेश से मिला, हमने सुरेश का नाम लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट आप आइए, नेक्स्ट में रिसीव्ड चेक फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली डिपॉजिट टू बैंक, रवि से एक चेक मिला और उन्होंने तुरंत बैंक में जमा करवा दिया। इसका मतलब यहाँ पर 6,400 बैंक में लिख देंगे, क्योंकि वी हैव रिसीव्ड द चेक एंड इमीडिएटली डिपॉजिट टू बैंक। अगर हम उसको इमीडिएटली डिपॉजिट नहीं करवाते तो हम इसकी एंट्री नहीं करते, क्योंकि उससे ना कैश आया ना गया। तो यहाँ पर किससे पैसा आया है, इसके यहाँ पर डैश लगा दीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो आपने लिख दिया टू रवि, टू रवि, ठीक है। तो रवि से आ गया, यहाँ पर भी आप डैश लगा तो ज़्यादा बढ़िया है, ताकि आपकी फिगर ऊपर नीचे ना चले जाए, वरना आप गलती से फिगर यहाँ लिख जाते हैं कई बार, तो इसलिए आप यहाँ पर डैश लगा दो, ठीक है। सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक, हमने सैलरी पे की ऑफिस स्टाफ को, चेक से पे किया, चेक से कहा बैंक से, तो हमने बैंक से पेमेंट की है, वो हमने की 7,600, और सैलरी पे की है, तो यहाँ पर आप लिखोगे बाय सैलरी, बाय सैलरी, ठीक है। तो आपने 7,600 लिया, डेट आप लिखते रहना किस डेट में है, ठीक है। नेक्स्ट में आपके पास है कि पेड सुधीर बाय चेक, सुधीर को हमने चेक से पेमेंट की है 5,000 की, ठीक है। पेमेंट हो गई, पेमेंट साइड में जाएंगे तो हम चेक से पेमेंट की, तो यहाँ पर लिखेंगे 5,000, यहाँ डैश लगा दो। और किसको पेमेंट की हमने? बाय सुधीर, बाय सुधीर, हमने सुधीर को पेमेंट कर दी है, ठीक है। ये होगा 5,000, ठीक है जी। नेक्स्ट आप आ जाइए, पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 1,200, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पे किया 1,200, कहीं पर चेक नहीं है, तो आप जो इसको कैश मानेंगे, और यहाँ पर आप लिखें 1,200, और ये आप डैश लगा दो। और ये किस लिए पेमेंट की? बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पर आप ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लिख देंगे 1,200। नेक्स्ट आपके पास कह रही है कि कैश परचेजेस 8,000, हमने कैश में परचेज की, यानी पेमेंट हो गई, पेमेंट हो गई तो कैश में से परचेज किए, तो 8,000 चला गया। और क्यों चला गया? क्योंकि बाय परचेजेस, हमने परचेज की थी, तो बाय परचेजेस अकाउंट, ठीक है। ये 8,000 आपका हो गया जी, ठीक है। नेक्स्ट पे आप आ जाओ, नेक्स्ट कैश डिपॉजिट टू बैंक 10,000, हमने बैंक में कैश जमा करवाया, दो एंगल देखना है, हमने कैश जमा करवाया बैंक में, तो यहाँ पर तो बैंक में रिसीट होगी 10,000, यहाँ पर बैंक में रिसीट होगी क्योंकि हमने बैंक में जमा करवाया,
तो बैंक में तो पैसे आ गए हमारे में, बैंक में पैसे आ गए तो कहाँ से आए, तो बैंक है तो यहाँ पर कैश लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, और ये कॉन्ट्रा एंट्री है क्योंकि कैश और बैंक की एंट्री है, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज कॉन्ट्रा एंट्री, ये कैश और बैंक की एंट्री है, तो ये आप LF के कॉलम में लिख दो, ठीक है, ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। तो अब दो एंगल हो गए, आपने कैश जमा करवाया बैंक में, तो बैंक में तो रिसीट हो गई, तो इधर कैश से पेमेंट हो गई क्योंकि आपके जेब में जो पैसे थे वो तो चले गए बैंक में, तो ये कैश में चले गए, तो कहाँ चले गए, बाय बैंक, बैंक में चले गए, बाय बैंक अकाउंट, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो LF में इसके सामने C लिख दो, C फॉर कॉन्ट्रा। इसका ये हुआ कि हमारे एसेट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, हमारा कैश जब बैंक में आ गया उधर से पेमेंट हो गया, ठीक है जी, तो ये आपकी हो गई कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट आपके पास में है कैश सेल्स, आपने कैश सेल जो किया है वो आपने किया है जी 15,000 का, ठीक है, 15,100, तो कैश सेल किया, तो इसका ये हुआ कि हमें रिसीट हुई और कैश में हुई 15,100, इसको डैश लगा दिया। क्यों आया पैसा, क्योंकि टू सेल्स अकाउंट, सेल अकाउंट से हमारे पास पैसे आया 15,100, ठीक है जी। नेक्स्ट पे रखिए, आगे डेट नहीं दे रखी पर नीचे लिखा परचेज मशीनरी पेमेंट मेड बाय कैश 6,800, तो डेट सेम ही मानी जाएगी, 20th मानी जाएगी, तो परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय कैश 6,800, तो हमने मशीनरी जो है वो खरीदी है और पेमेंट हमने कैश में कर दी 6,800, तो यहाँ पर आप 6,800 लिखो जी, 6,800, और यहाँ पर हमने लिख दिया बाय मशीनरी, क्या खरीदी थी हमने, बोलिए बेटा, इसमें C इसलिए लिखा क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री मैंने बताई थी कैश और बैंक के बीच में जो एंट्री होती है दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है, हो सकता है आपने थोड़ी देर बाद में ज्वाइन किया हो, मैंने एक्सप्लेन जो पहले किया था कि कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी होती है, कॉन्ट्रा एंट्री आपकी वो होती हैं जो एंट्रीज कैश एंड बैंक के बीच में हो और बैंक और कैश के बीच में हो और आपका बैंक और बैंक के बीच में हो, तो वो आपकी कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है, ठीक है, ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। हाँ, तो ये पढ़ा था, तो देखो इस एंट्री में आपने बैंक में कैश जमा करवाया, बैंक में कैश जमा करवाया, तो यहाँ पर रिसीट है, ये रिसीट साइड, रिसीट में प्राप्ति, यहाँ पर हमने जमा करवाया था, बैंक में आ गए पैसे, हमारे बैंक में आ गए, हमने यहाँ पर बैंक में आ गए, उधर से पेमेंट भी की थी, और पेमेंट कहाँ से की, कैश में से की, तो कैश में से तो पेमेंट दिखा दी और बैंक के अंदर अपने रिसीट दिखा दी, तो यहाँ पर रिसीट में आ गए, वहाँ पेमेंट में आ गए, इन चीज़ों को कॉन्ट्रा दिखाने के लिए हम C वर्ड लिखते हैं, C फॉर कॉन्ट्रा, ठीक है, इसलिए मैं इसको C लिखता हूँ, ठीक है। हाँ जी, एनी अदर क्लैरिफिकेशन, आप पूछते रहा करो, अच्छा लगता है, मुझे भी जो है इससे हौसला मिलता है कि हाँ मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वरना मैं अकेला बेवकूफ़ों की तरह से बोल रहा हूँ तो मेरे को लगता है कि जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा मेरे को, ठीक है। हाँ जी, अगला करें कि पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ अबो मशीनरी 400, हमने जो ये वाली जो मशीन खरीदी थी इसको हमने इंस्टॉल किया, 400 रुपीज़ इसके ऊपर हमारे लगे हैं, तो ये भी आपके कैश में ही है, तो आप यहाँ पर लिखो 400, ठीक है, और क्यों लगे, क्योंकि इस मशीन को लगाया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पर आप लिखोगे मशीनरी, यहाँ पर भी आपकी मशीनरी आएगा, ऊपर ही मशीनरी थी नीचे, क्योंकि मशीन के ऊपर खर्च हुआ है, तो ये हो जाएगा बाय मशीनरी 400। उसके बाद में है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ये वही कॉन्ट्रा एंट्री है, ऑफिस यूज़ के लिए बैंक से निकाले, यानी हमारे यहाँ पैसे जो थी, बैंक वहाँ है स्कूल के उस पार, वहाँ से पैसे निकाल के यहाँ लेके आया, तो हमारे यहाँ कैश आ गया, यानी हमारे यहाँ कैश की रिसीट हो गई, और कैश की रिसीट कितना अमाउंट था 7,500, हमारे यहाँ कैश आ गया 7,500, कहाँ से आया कैश से, ये आया बैंक से, तो ये कैश आ गया बैंक से, बैंक अकाउंट, तो ये कैश और बैंक की एंट्री तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, कैश और बैंक आ गया कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, हमारे पास में कैश आ गया, कैश स्कूल के उस पार बैंक था, वहाँ से हम कैश लेके आए, हमारे यहाँ कैश आ गया, उधर बैंक में से कम हो गया, तो बैंक में से तो पेमेंट हो गई, तो बैंक में से पेमेंट हो गई, तो बैंक के पेमेंट साइड में लिखोगे, ठीक है, 7,500, और कहाँ गया, बाय कैश अकाउंट, और ये इसके आगे लिख दोगे C कॉन्ट्रा एंट्री,
ठीक है। यहाँ पर तो उन्होंने पैसे जमा करवाया तो यहाँ पर उन्हें निकाला पैसा, तो ये उससे रिवर्स था। ठीक है जी। नेक्स्ट पे आइए, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिट टू बैंक 4600। अनिल से एक चेक मिला था, बैंक जमा करवा दिया, इसका रिसीट हो गई, रिसीट हो गई, बैंक में रिसीट हो गई, तो 4600। ठीक है। और कहाँ से आया चेक? ये टू अनिल अकाउंट, ये अनिल से आया 4600। ठीक है जी। यानी डिपॉजिट हो गया सेम डे तो हमने एंट्री कर लिया, अगर डिपॉजिट नहीं होता तो हम एंट्री नहीं करते। ठीक है जी। नेक्स्ट में आप आइए, नेक्स्ट में करें कि अनिल चेक रिटर्न बाय बैंक डिसऑनर्ड 4600। यहाँ तो लिख दिया इसने, अगर 4600 नहीं भी लिखते तो भी आपका 4600 की एंट्री होती, क्योंकि इसमें जो जितना अमाउंट चेक का है वो चेक का अमाउंट बदला नहीं जा सकता। अगर चेक का अमाउंट 4600 4600 ही रहेगा, वो कम या ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर इसने कहा कि अनिल चेक डिसऑनर्ड, अनिल का चेक जब डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। यानी चेक जब हमने जमा करवाया तो हमारे खाते में आ गया, ये खाते में पैसा जमा तो हुआ ही नहीं, इसका निकल जाएगा पैसा वापस। तो हम यहाँ पर पेमेंट साइड में दिखाएंगे कि 4600, और यहाँ पर किस कारण से हुआ ये पेमेंट है? बाय अनिल अकाउंट। जब अनिल के अकाउंट से पैसा आया था तो हमने अब रिसीट में दिखाया था, अनिल के कारण से बैंक का पैसा वापस चला गया तो बाय अनिल हो जाएगा, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। ठीक है। ये तो एक पर्सन की और हमारे बीच की एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री नहीं। कॉन्ट्रा एंट्री तो बैंक और कैश के बीच में होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट आप आ जाओ, नेक्स्ट आपके पास में है जी, वो परचेज ए कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक। हमने कंप्यूटर खरीदा 8000, कंप्यूटर खरीदा, नेचुरली पेमेंट की होगी, पेमेंट की होगी तो हमने चेक से पेमेंट की, तो ये 8000 आपने लिखा बैंक के कॉलम में, और ये हो गया बाय कंप्यूटर, बाय कंप्यूटर अकाउंट, ये आपका कंप्यूटर हो गया। ठीक, क्योंकि हमने पेमेंट कर दी है। नेक्स्ट एक रखिए पेड चैरिटी 120, पेड चैरिटी, चैरिटी दान। अब चेक वेक कहीं नहीं है तो कैश में होगा ये, तो 120 हो गया, और ये हो गया बाय चैरिटी, क्योंकि हमें पेमेंट क्यों करनी पड़ी? बाय चैरिटी, हमने दान किया था, दान के कारण से चैरिटी हो गई थी। ठीक है। इसके बाद लास्ट एंट्री क्या रहेगी? पेड इनटू बैंक 12000, हमने बैंक में जमा करवाया, बैंक में जमा कर यहाँ से पेमेंट बैंक में लेके चले गए, यहाँ से पेमेंट किया नहीं, यहाँ से आपकी पेमेंट जो 12000 हो गई, यहाँ से हमने पेमेंट उठाई बैंक में ले गए, यहाँ से तो कम हो गए, तो ये हो जाएगा, क्यों कहाँ गए पैसे? टू बैंक, क्योंकि ये कैश का कॉलम है तो बैंक वर्ड लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट, और ये हो गई जी कॉन्ट्रा एंट्री। अब हम कैश लेके चले गए बैंक में, तो यहाँ आपका जो है बैंक के अंदर है, हमने सॉरी एक मिनट, हमने जो है बैंक में जमा करवाए, तो बैंक में जमा करते यहाँ तो कैश में, दोबारा दे पढ़ देता हूँ, पेड इनटू बैंक, हमने बैंक में जमा करवाए हैं, बैंक में जमा करते बैंक में रिसीव हो जाएंगे, आपने बैंक में जमा करवाया तो बैंक के अंदर आपके रिसीव होंगे 12000। यहाँ रिसीट साइड बैंक के कॉलम ये था, मैं गलत हो गया था, तो यहाँ मेरी गलती हो गई थी इससे, तो आपका बैंक के कॉलम में जो है 12000, और फिर आपने यहाँ पर जो है पेमेंट कर दोगे ये आपके कैश अकाउंट से, तो यहाँ पर पेमेंट हो गई जी आपके 12000, ये की पेमेंट हो गई 12000, और कहाँ गई ये? बाय बैंक, ये बैंक के अंदर चले गए, बाय बैंक अकाउंट 12000, ये आपकी हो गई कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है। इस एंट्री को दोबारा समझ लो कि 12000 हमने बैंक में जमा करवाए, तो बैंक में जमा करवाए तो ये बैंक में रिसीव हो गए, 12000 यहाँ हो गए, और हमने बैंक में जमा कराया तो यहाँ से पेमेंट हो गई, तो ये पेमेंट साइड में आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है। अब आप जो है इस साइड का टोटल कर लो, तो इस साइड का टोटल करें तो ये हमने किया जी टोटल यूँ करके। ठीक है। तो आप पहले कैश का टोटल कर लो जी, तो कैश का टोटल कर लें तो आपके पास में हो गया 1000 को ले लो, 4000 और 13, 17000, 17 और 2, 19000, 19 और 5, 24, 24 और 10, 34, 34 और 7, 41, तो 41000 तो एक हो गया था ये, 41000 तो ये हो गया। उसके बाद में है 200, फिर 500, 700, 800, 800 और 5, 1300, तो 1300 ये हो गए थे। ठीक है। टोटल हो गया 00324, ये 42000 है, और हो रहे हैं 42300,
टोटल चेक कर लेना भाई, कई बार मेरा टोटल में मिस्टेक मेरे से हो जाती है अक्सर, ठीक है। तो ये आपके पास में कैश की रिसीट हो गई जी। उसके बाद हम नेक्स्ट हम चलते हैं पेमेंट साइड में, कैश वाला देख लेते हैं पहले। तो कैश वाला हम देखें तो 1000 को ले लो, 1000, 8, 9000, 9 और 10, 19, 19 और 6 25, 25 और 25 और 1 26, यानी ये हो गए 26,000, ठीक है। फिर हंड्रेड्स को ले लो, 200, उसके बाद में जी 800, 1000, 1400, 1400, 1500, 1500, 1000। यहाँ मैंने कुछ गलती कर दी शायद, ये दोबारा से चेक कर लेता हूँ इसको, मेरे को 12 था, मैंने 1200 देख लिया शायद इसको। 1000, 8, 9, 9 और 10, 19, 19, 6, 25, 25 और 25 और 2, 27, 27 और 10, 37, ये 37 बनना चाहिए, 37,000। अब हंड्रेड्स को ले लिया, 200, 800, 1000, 1400, तो 1500, 1500 ये हो गए जी, 1520 और ले लो, ये 1520 हो गए। तो ये जाएंगे 15, 20, 0, 2, 5 और 8 और 38,520, ठीक है। तो ये हो गए 38,520। मैं बुक में से देख लेता हूँ, कोई मिस्टेक ना हो गई हो, ठीक है। तो ये होगा तो आपका जो 35,000, हाँ बोलिए, कौन सी बेटा? हाँ, बैंक की कैलकुलेशन में अभी मैंने की नहीं, बैंक की कैलकुलेशन अभी मैंने जो है वो कैश की है, बैंक की अभी करता हूँ, ठीक है। तो बैंक की कैलकुलेशन है 12,000 और 6, 18,000, 18 और 10, 28, 28 और 4, 28 और 4, 32, 32 और 32 और 34, 34 और 44, 44,000 तो ये हो गई। और ऊपर हो गई ये आपका जो है 400, एक ये 600, तो 45,000 हो गई जी आपके। तो ये आपके पास बन गए 45,000, ये बन गए 45,000, ठीक है। उधर से फिर मैं ले लेता हूँ, तो मैं बुक में देख लेता हूँ हमारी फिगर सही है, तो वो हो गए 32,700, तो ये हो गया 32,700, ये हो गया जी, ठीक है। अब 42,300 में से आप 38,520 घटा दो, तो ये आपके पास में जाएगा बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD। तो CD जब मैं बुक में देख के कर रहा हूँ, वो आपके पास में 3780, 3780 टोटल मिला लो, इसके बराबर बन जाएगा। दूसरे का दे दो 45 में से, अब 32,700 घटा दो, तो ये आपके पास बन जाएगा 12,300, 12,300, ये आपका हो जाएगा। टोटल कर लो तो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। और फिर आप जो आगे वो लाइन CD वाली इधर BD करना ना भूलना, जगह नहीं मेरे पास में, टू बैलेंस BD, कैश के कॉलम में तो आपका आ जाएगा 3780, बैंक के कॉलम आ जाएगा 12,300, ठीक है जी। हाँ जी, एनी अदर कोई आप इससे पूछना चाह रहे, कोई चीज़ ऐसी जो पूछने के हो? हाँ जी, हाँ बेटा, किसी को पूछना हो? रितु, कौन सा बेटा? बाय बैलेंस CD कैसा निकाला? ये निकाला, ये 42,300 था, ठीक है, 42,300 है, और ये आपके पास कितना है 38,520 में सारा टोटल लगाया था। इस अमाउंट में से आपने ये अमाउंट घटा दिया, तो ये बैलेंस CD आ गया, ठीक है। रिसीट में से पेमेंट घटा दो, आपके जेब में जितने पैसे हैं उसमें कितने खर्च कर दिए तो ही बाकी बचेगा ना। जेब में आपके आए थे 42,000 आए थे, और आपने खर्च कर दिए 38,520, तो आपके जेब में कितना बैलेंस बचा होगा, तो CD हो गया। तो बैलेंस आपका चाहिए 3,780 बचा। हाँ, ऐसे बैंक में 45 आया था, खर्च आपने कर दिया 32,700, तो 12 बाकी बचेगा 12,300, ठीक है। ये CD को आप यहाँ बैलेंस BD कर दोगे, टू बैलेंस BD कर दोगे। नेक्स्ट में यहाँ पर लिखोगे 3780 और यहाँ पर लिखोगे 12,300, 12,300, ठीक है। हाँ जी, एनी अदर पॉइंट प्लीज? ओके, थैंक यू। हाँ जी, किसी और को कुछ पूछना है प्लीज? हाँ जी, रितु, रितिका, नहीं पूछना? रितिका आई भी क्या? देखना, रितिका नहीं आई आज? अच्छा अच्छा, रितिका बोल रही नहीं पूछना, आई है, चलो अच्छी बात है, आना चाहिए। हाँ जी, हर्ष अग्रवाल।
कुछ पूछना बेटा? शायद हर्ष अग्रवाल बोल ही नहीं रहा। कहीं गेम तो नहीं खेलने लग गया? अच्छा अच्छा, गेम तो नहीं खेलना ना? अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू। मंडे फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे।